नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं हमारे समरी सीरीज के नए सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं कक्षा 10 की हिंदी को और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी परीक्षा की तैयारी हम किस तरीके से अच्छी से बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बच्चों बात करने वाले हैं एक और शानदार कविता की, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं, कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। चलिए, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कवि परिचय की। चूंकि देखिए, किसी भी रचना के रचनाकार को जानना महत्वपूर्ण होता है। कवि परिचय की बात करेंगे और भावार्थ सहित पद्यानुवाद की भी बात करेंगे, यानी कि कविता का जो अर्थ है उसको भी समझते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारी कविता के कवि हैं नागार्जुन, जो हिंदी की दुनिया में एक प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म हुआ था दरभंगा में और मृत्यु स्थान भी इनका दरभंगा ही है। जन्म इनका माना जाता है 1911 को और मृत्यु हो जाती है 1998 में। अगर प्रमुख कृतियों की बात करें तो युगधारा, सतरेख, पंखों वाली, जार जार हजारों हाथ वाली, तुमने कहा था और पुरानी जीतियों का कोरस। ठीक है, ये कुछ जो है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी कविताओं की। तो भाई ये कविता है यह दंतुरित मुस्कान। अब ये दंतुरित मुस्कान, इस कविता का नाम कैसे पड़ा, पहले तो इस बात को समझो। होता यूं है कि हमारे कवि महोदय एक बार यूं ही किसी के घर चल देते हैं और जब जाते हैं तो वहां पर एक नन्हा सा प्यारा सा शिशु उपलब्ध होता है। ठीक है, शिशु कवि को देखता है और कवि से कनखियां चुराने लगता है। अब धीरे धीरे कवि का ये जो भाव है, शिशु से कवि की जो मुलाकात है, वो कविता का रूप ले लेती है और कवि ठहरे नागार्जुन। तो कवि नागार्जुन उस बच्चे की सुंदरता का छोटा छोटा सा वर्णन भी कर देते हैं और इसी तरीके से कहानी और ये कविता जन्म लेती है, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं और सीखते हैं। कविता इस तरीके से शुरू होती है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कह रहा है कि तुम्हारी ये जो प्यारी प्यारी मुस्कान है ना, ये तो मुर्दे में भी जान डाल देगी। हम क्या चीज है? फिर देखो, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। कि भैया मेरी जो धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सने हुए तुम्हारा ये जो शरीर है, गात मतलब होता है बेटा देह, शरीर। ठीक है, तो ये जो शरीर है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब छोड़कर हमारी झोपड़ी में जो है वो कमल खिल रही। ठीक है, फिर क्या है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ठीक है, छू गया तुमको कि झरने लगे पेड़, लगे पड़े शिवालिका के फूल, बांस था के बबूल। अब यहां से ना कुछ चीजें समझो जरा, क्या कवि कह रहा है। पहले कठिन शब्दों के विषय में बात कर लो। तो देखो, धूल धूसर तुम्हारे ये गात मतलब धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर। गात का अर्थ होता है क्या? शरीर। ठीक है, या देह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या कह रहा है, छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। ठीक है, तो यहां पर ये भाव था कि भैया कवि जो बच्चे की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताता है कि इतना सुंदर बच्चा है कि ऐसा लग रहा है उसको धूल में सना हुआ देखकर कि उसको देखकर ये लग रहा है कि भैया जो बच्चा है, ठीक है, उसको देखकर ये लगा कि जैसे झोपड़ी में कमल खिल गया हो तालाब को छोड़कर। ठीक है, परस पाकर, परस मतलब होता है स्पर्श। ठीक है, पाकर तुम्हारा ही प्राण, अर्थ ये है कि भाई तुम्हारा स्पर्श पाकर जो बच्चा है ना, बच्चे का स्पर्श पाकर कठोर से कठोर मनुष्य भी जो है, पाषाण भी पानी बन जाएगा। वही बात कहा जा रहा है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यहां पर एक बात याद रखना कि भैया यहां पर पत्थर पानी बनाने की बात नहीं कही गई है। यहां पर कहा गया है कि कठोर से कठोर हृदय वाला भी पानी के स्वभाव जैसा हो सकता है। छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, बांस था के बबूल। और आगे बात ये कह रहा है कि भाई अगर कोई बच्चे का स्पर्श कर लेता है तो ऐसा होता है, चाहे वो कितना कठोर हो, चाहे वो बांस हो, चाहे वो बबूल हो, उससे शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर ये किंवदंती भी है कि भाई कोई तुमसे छू लेगा तो शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। और दूसरा अर्थ निकलता है कि कठोर से कठोर व्यक्तित्व भी जो है उसके स्पर्श से तुम्हारे अंदर क्या होगा कि ममत्व या वात्सल्य जाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गौर करने वाली जो बातें हैं उनमें पहली बात यह है कि परस पाकर
तुम्हारा ही प्राण। ठीक है, यहां पर इन लाइनों में आपको जो अलंकार दिखाई दे रहा है वो अलंकार पता है कौन सा है? यहां पर है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा अतिशयोक्ति अलंकार का यहां पर चित्रण किया गया है। ठीक है, और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहां पर भी क्या है, हमें अतिशयोक्ति अलंकार का चित्रण दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पंक्ति में से आ भी जाएगा कभी पहचानने के लिए, तो यहाँ से अलंकार तो हमारा हो ही गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीजें हैं, लिखित रूप में है, आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, कवि दांत निकलते हुए नन्हे शिशु को देखकर मंत्रमुग्ध होता है और कहता है, ओ नन्हे नन्हे उगते दांत वालो शिशु, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। अगर कोई उदास निराश बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह प्रसन्नता से खिल हो उठे। तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखते हुए तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल में तालाब नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल उठे हूँ। आशय यह है कि तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखकर मन कमल के समान खिल उठता है। तो ये बात जो है वो हमारे कवि महोदय कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले देखिए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब एकटक। क्या? एकटक या आपलक। क्या? आपलक। अब इसका अर्थ क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति आंख नहीं झपकाता उसे अनिमेष कहते हैं। थक गए हो ना, आंख लूं मैं फिर। तो यहां पर क्या होता है कि कवि जो है बच्चे से सामना करता है, बच्चे को देखता है, तो बच्चा भी उसे देखता है। ठीक है, पर बच्चा पहचान नहीं पाता कि भाई ये विद्वान महोदय जो हैं, ये दाढ़ी वाले जो बाबा हैं, ये कौन है। ठीक है, और पहचान नहीं पा रहा है तो भाई उन्हें देखता ही रहता है, आंख भी नहीं झपकाता है ऐसे बड़े भौचक के तरीके से कि भाई ये कौन है। ठीक है, और इस बात को कवि समझ जाता है और कवि ये कहता है कि भाई तुम थक गए होगे, क्योंकि तुम बच्चे हो, लगातार तुम किसी चीज को जो है वो देखोगे तो थकोगे ही, तो तुम थक गए होगे। फिर आगे ये कहता है आंख लूं मैं फिर, कि भैया चलो तुम नहीं देखते देखते अपनी आंख फेर रहे हो तो मैं ही अपनी आंख को फेर लेता हूं, यानी कि आंख जो है वो पलट लेता हूं। ठीक है, चलिए फिर क्या है आगे देखो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब यहां पर कवि ये कहता है कि भले ही तुम मुझे पहली बार मुलाकात में पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, ये नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं, पर इस बात से भी क्या होता है। ठीक है, हटाओ चलो ये सारी बातें, इस बात से भी कोई फर्क नहीं होता है। अगर तुम्हारी माताजी मीरा और तुम्हारे बीच का माध्यम ना बनी होती, यानी कि तुम्हारा और मेरा परिचय यदि माताजी के माध्यम से ना हो पाता, तो मैं कभी देख ही नहीं पाता कि तुम कितना मुस्कुराते हो, तुम्हारी जो मुस्कान है वो कितनी शानदार है। ना मैं इस चीज को देख पाता और ना मैं कभी जान पाता कि भाई बच्चे की मुस्कान किस तरीके से होती है। तो उपरोक्त लाइन में, उपरोक्त पद में ये बात कही जा रही है कि यदि आप, यानी कि बच्चा जो है वो कवि को देखते देखते थक जाता है, फिर कवि अपनी नजरें फेर लेता है, उसके बाद वो कहता है बच्चे से कि भले ही तुम हमें नहीं पहचान पाए हो, पर अगर तुम्हारी माँ हमारा माध्यम ना बनी होती, तुम्हारी माँ हमारे और तुम्हारे परिचय का माध्यम ना बनी होती, तो मैं कभी जान ही नहीं पाता और कभी देख ही नहीं पाता तुम्हारी ये सुंदर सी मुस्कान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगली लाइन में ऐसे कहता है कवि, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते रहोगे अनिमेष। हाँ ये तो हो गया भाई। धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। यहां पर इन दो लाइन में कवि ये कह रहा है कि भैया तुम धन्य हो, तुम्हारी माताजी धन्य है, मैं तो चिर प्रवासी हूं। मैं तो मतलब प्रवासी मतलब होता है घूमते फिरते रहने वाला या दूसरे देश में रहने वाला। ठीक है, तो मैं तो प्रवासी हूं, मैं इतर हूं, मैं दूसरा हूं, मैं यहां वहां घूमता रहता हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही मधुपर्क। ठीक है, तो यहां पर कवि प्रश्न दागते हुए कहता है कि इस अतिथि से जो तुम्हारे घर आया था, यानी कि कवि से तुम्हारा क्या संबंध रहा। हाँ, तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क कराती नहीं, मतलब जो शहद चटाना होता है वो कराती नहीं, या मधुपर्क का रसास्वादन कराती नहीं। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब आंखें चार, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगने लगती बड़ी ही छवि मार। तो यहां पर कवि ये कहता है कि भाई हम तो अतिथि थे, हमसे तुम्हारा क्या ही परिचय होगा, तुम तो मुझे देख के टाल मटोल करोगे ही। ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हारी माता जी बड़े तुम्हें आनंद से प्यार से रखती हैं और बढ़िया तुम्हें मधुपर्क कराती हैं। फिर आगे कभी ये कहता है कि जब भी मैं तुम मेरी तरफ देखते हो कनखियों से चुपचाप, ठीक है, और मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, तब क्या होता है
कि भाई हमारी तुम्हारी आंखें चार हो जाती, मतलब मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, और उस दौरान मुझे ये लगता है कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है बड़ी ही छविमान है, मतलब बड़ी ही मनमोहक है, बड़ी ही शानदार है। ठीक है, ये बात जो है वो कवि को लग रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो था कौन सी, हमारी जो कविता थी दंतुरित मुस्कान, उसका संक्षिप्त अर्थ। अब चलिए बात करते हैं फसल की, कि फसल कविता के माध्यम से क्या करते हैं। देखो फसल कविता जो है ना, वो नागार्जुन के वास्तविक स्वरूप को परिचित कराती है। मूलतः जो नागार्जुन जैसा कवि है ना, वो जन चेतना का कवि माना जाता है, लोगों को जगाने का काम जो है, प्रश्न की जो कविता कही जाती है कि प्रश्न करना है, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ से शुरू होती है। अब इस कविता में किसानों की मेहनत को बताया गया है, फसल के विषय में बताया गया है कि फसल वास्तव में क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहा गया है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है, एक की नहीं दो की नहीं हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। अब इसको जरा समझो, यहां पर कवि ये कहने का प्रयास कर रहा है और कह भी रहा है कि ये जो फसल आप देख रहे हैं वो एक पानी के जादू का कमाल नहीं है, बल्कि हजारों नदियों के पानी का जादू का कमाल है। कहने का भाव ये है कि यह जो फसल है वो प्रकृति के अनंत गुणों का जो उपादानों का परिणाम है, जिसे मनुष्य के श्रम के द्वारा आश्रित किया गया है या सींचा गया है। तो यहीं पर वो कह रहा है कि जो पानी की उर्वरा शक्ति है, पानी जो है वो जिसकी चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति का परिणाम ही फसल है। फिर आगे कहता है, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा है। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि एक आध किसान ने फसल में अपना योगदान नहीं दिया है, बल्कि हजारों किसानों ने, लाखों किसानों ने फसल को बनाने में अपना योगदान दिया है। इसीलिए उसने, कवि ने हजारों लाखों हाथों की महिमा जो है वो फसल पर निछावर की है। ठीक है, और कहा है कि लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। अब यहाँ स्पर्श के हाथों की जो गरिमा है या कोटि की जो गरिमा है वो किसके संदर्भ में कहा गया है, वो कहा गया है किसानों के संदर्भ में। याद रखिएगा, किसके संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में। ठीक है, एक की नहीं दो की नहीं हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो यहाँ पर जो फसल है उसका उगना जो है वो मिट्टी का गुणधर्म बताया गया है, और साथ में ये बात भी कही गई है कि ये जो फसल है वास्तव में हजारों मिट्टियों का जो उर्वरा शक्ति का गुण है, उस गुण के कारण जन्म ले रही है। ठीक है, तो यहां पर इस वाली लाइन में उर्वरा शक्ति को जो है, उर्वरा शक्ति का प्रतिपादन भी यहां पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज यहां पर लिखित रूप में है। अब इसको समझ लो जरा, लिखित भावार्थ क्या बनेगा। नागार्जुन फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इनमें एक दो नहीं बल्कि अनेक नदियों के पानी समाया हुआ है। किसी न जाने किस किस पानी से सिंचकर ये फसलें तैयार हुई हैं। इन्हें तैयार करने में एक नहीं दो नहीं लाखों करोड़ों लोगों के हाथ का स्पर्श मिला है, अर्थात न जाने कितने करोड़ किसानों मजदूरों ने इन्हें अपने हाथों से तैयार किया है। उन सब श्रमों का गौरव है। ना जाने कितने खेतों की मिट्टी, गुणधर्म, स्वभाव इन फसलों में आ गया है। आशय यह है कि फसलें पूरे देशवासियों पर मेहनत का प्रतिफल है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या है अगले पद में। फसल क्या है, तो देखो पहले पद में यानी कि कविता की शुरुआत में कवि ये बताता है कि वास्तव में फसल क्या है। अब यहाँ वो प्रश्नात्मक शैली में पूछ रहा है, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, काली भूरी संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटे हुए संकोच और हवा की थिरकन का। तो भैया पहले प्रश्न कर रहा है कि फसल क्या है, और फिर उत्तर दे रहा है कि फसल और कुछ नहीं बस नदियों के पानी का जादू है। अब नदियों के पानी का जादू है ना, जो कहा गया है वो कहा गया है जल की जीवनी शक्ति को। पानी जहां भी जाता है ना, पानी में जैसे तुम बीज डालोगे तो तुम देखोगे कुछ समय बाद वो अंकुरित होने लगता है। इसे ही जल की जीवनी शक्ति कहा जाता है। तो इसी जीवनी शक्ति को कहा गया है पानी का जादू। ठीक है, फिर क्या है, हाथों के स्पर्श की महिमा कही गई है कि भाई फसल जो है वो हाथों के स्पर्श की महिमा है। और किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है, किसान के हाथों की स्पर्श की महिमा है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। फिर देखो, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। फसल जो है वास्तव में यहाँ पर कभी ये बताता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति का गुणधर्म है, यानी कि मिट्टी जो है उसका गुणधर्म भी माना जाता है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, कि भाई जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, जैसे मान के चलो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है, उसी के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश जीव मंडल में कितना जरूरी है। ठीक है,
तो वही जीव मंडल में जो जरूरी प्रकाश है उसे ही कहा गया है सूरज की किरणों का रूपांतरण। सिमटा हुआ संकोच है धरती हवा की थिरकन का। तो देखो कभी ना खेतों के अंदर जाओगे तो तुम देखोगे कि फसलें जो है ना वो हल्की सी लहलहाती, जब हल्की हल्की हवा चलती है, इसी चीज को कहा गया है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से बेटा हमने फसल का जो कॉन्सेप्ट मैपिंग था उस चीज को समझा, कॉन्सेप्ट समझा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।